जो डिस्कस हुआ था वो इतना हुआ था मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फ्लक्स की जनरलाइज डेफिनेशन थी वो थी E मल्टीप्लाइड बाय A मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ थीटा। यहाँ तक लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया आपने। यस सर। इतने हो रहा है कि नहीं? यस बट ये रिजल्ट हम लोगों ने कहा था कि ये फ्लक्स को EA cos थीटा से डिफाइन करते हो जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E यूनिफॉर्म हो मैग्नीट्यूड में और एज वेल एज डायरेक्शन में, तो ये रिजल्ट है। और इन केस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो वो डिस्कस नहीं हुआ है, बट वो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि इन केस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द सरफेस यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं बाय द इंटीग्रल ऑफ E dA एंड cos ऑफ थीटा से। सेकंड केस व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। तो dA मतलब एक बहुत स्मॉल एरिया ऑफ दैट सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड E at the location of that small area and जो cos of theta में theta यूज कर रहे हैं that is the angle between the direction of the electric field E vector at a location of dA with normal of dA। सर वही नॉर्मल ऑफ डीए वेक्टर भी बोल सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं, अभी dA बोला सिर्फ इसको, नॉर्मल टू द dA। ये आपका फ्लक्स का कंसेप्ट है। तो स्टार्ट करेंगे विद सिंपल एग्जांपल से, थोड़ा सा जल्दीबाजी भी इसलिए कर रहे हैं, बहुत बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं। तो ये एक ट्रायंगुलर वेज के फॉर्म में सरफेस है। मान लीजिए आपका सरफेसेस के नंबरिंग कर दें अगर, तो A B C D E एंड F, ये इस टाइप का एक ऑब्जेक्ट है जो ट्रायंगुलर वेज के फॉर्म में है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन दी जा रही है इसके अंदर इस क्वेश्चन में वो हमारा राइट साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन राइट साइड और साथ में यूनिफॉर्म, ये दोनों बातें दी जा रही है। ठीक है, इसके लिए फ्लक्स बताना है मुझे, मतलब इस ऑब्जेक्ट में फ्लक्स बताना है। जितने भी सरफेसेस इसके अंदर हैं, नंबर ऑफ सरफेसेस इसमें कितनी है पहले तो वो काउंट किया जाए। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ये मेंशन है क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिफॉर्मिटी। सरफेसेस इसमें कौन कौन सी हैं पहले उसको लिस्ट करो और उसके बाद उनके फ्लक्स की वैल्यूज बतानी है। सरफेसेस जो मेरे हिसाब से इसमें विजिबल है वो एक सरफेस ABC है, एक सरफेस इसमें FED कह सकते हैं, एक सरफेस इसमें AFEB, एक सरफेस हम कह सकते हैं BEDC एंड देन एक सरफेस यहाँ पर हो जाएगा AFCD। और ये वाला एंगल फॉर एग्जांपल 60 डिग्री है वेज का एंगल। तो इन सब के लिए जरा फ्लक्स की वैल्यू बताए क्या क्या आएगी। इन सभी सरफेसेस के लिए फ्लक्स की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है ये दिया हुआ है, मतलब कि पहला वाला रिजल्ट लगाना है E cos थीटा। थीटा को क्लियरली बता दें, थीटा एंगल है, बहुत क्लियर होना चाहिए, एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड द नॉर्मल। सर कोई लेंथ वगैरह दिया हुआ है क्या? लेंथ वगैरह सब देखा, वो सब दिया है, वो दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड में, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 20 न्यूटन पर कूलम, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 20। लेंथ वाइज दिया है, ये लेंथ आपका 4, अभी फिलहाल मैं मीटर में मान लेता हूँ, वैसे मीटर बहुत बड़ा सरफेस है, फिर भी ये 2, ये वाला आपका 6 मीटर की साइड है और बाकी मेरे ख्याल से निकाला जा सकता है कि बाकी लेंथ क्या होगी। सर ABC पे तो 0 होगा फ्लक्स। एक मिनट थोड़ा सा और क्लियर कर दें, इसको 6 कर देते हैं, इसको 8 कर देते हैं, तो ये लेंथ आराम से निकल जाएगी। सरफेस ABC के लिए पहले चेक करेंगे कि सरफेस ABC का नॉर्मल किस तरफ आएगा। सरफेस ABC जो ये फ्रंट सरफेस है, इसका नॉर्मल यानी इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन दिखेगा।
तो सरफेस ABC का नॉर्मल कुछ बाहर की तरफ आएगा इस तरफ, नॉर्मल टू द सरफेस ABC, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। 90 डिग्री के एंगल पर फ्लक्स की वैल्यू जीरो, पहला आंसर जीरो हो गया। सरफेस FED जो कि बैक साइड सरफेस है, उसका नॉर्मल पीच, उसका भी नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा, आंसर है जीरो। सरफेस AFEB, सरफेस AFEB ये वाली सरफेस जो है सरफेस AFEB, अगर इसके लिए नॉर्मल ड्रॉ करते हैं फॉर दिस सरफेस, तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के परपेंडिकुलर ही है, इसमें कोई एंगल बन नहीं रहा। जो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इसको एक्सटेंड करा जाए तो ये ऑब्वियसली इस सरफेस AFEB के परपेंडिकुलर है। तो इसमें हमारा डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द एरिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द एरिया के आगे आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालें, इस सरफेस में एरिया कितना है और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करें। सर जो AFB सरफेस है सर वो स्क्वायर है? नहीं, तो मतलब आपको एक और ये वाली साइड कह रहे हैं, स्लैंटेड वाली। ये सर एक लेंथ और हाँ बता रहे हैं, ये लेंथ आप 2 मीटर माने, 2 मीटर। वैल्यू बता फटाफट कितनी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इस सरफेस के लिए, क्विकली थोड़ा सा आंसर दीजिएगा। सरफेस AFBE डायमेंशंस बन गए, 2 मीटर, 6 मीटर, 12 मीटर का 12 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया इसका, और मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड 20। इसमें कोई कॉस थीटा इन्वॉल्व नहीं होगा बिकॉज ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो इसमें डायरेक्टली E इंटू ए लगाते हैं। उस हिसाब से 20 मल्टीप्लाइड बाय इसका एरिया विच इज 240। BEDC सरफेस, सरफेस BEDC जो बॉटम सरफेस है जीरो होगा। हाँ, इसका नॉर्मल इसमें भी सर दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के पैरेलल जा रहा है, इस सरफेस के पैरेलल, इसलिए जीरो आ रहा है। और सरफेस AFDC की अगर हम बात करें, सरफेस AFDC, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 20, एरिया ऑफ दैट सरफेस, सरफेस AFDC का एरिया 6 और 8 पाइथागोरस थ्योरम से ये लेंथ 10 मीटर आ जाएगी, सर 200 आ जाएगा। एरिया आ गया 20, एरिया इसका 20 आ गया, साथ में कॉस ऑफ थीटा 30 डिग्री, 30 डिग्री। मतलब जो सरफेस AFDC है इसका नॉर्मल ड्रॉ करना होगा आपको, और चेक करना होगा कि इसका नॉर्मल जो सरफेस AFDC की नॉर्मल है उस नॉर्मल से इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एंगल पर है, ये एंगल cos 30 तो 30 डिग्री आएगा ये। 30 डिग्री cos 30 पक्का ना? यस सर। सर वो 60 होगा, फिर ये टोटल 90 है तो ऊपर वाला 30 आ जाएगा। चलिए जो भी आ रहा है, दैट इज cos ऑफ 30 डिग्री। तो लेकिन ये टोटल तो आवाज नहीं आई पीछे जो बोले आपने। अच्छा एक गड़बड़ हो रहा है इसमें, सुनो आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आई यार, मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है? सर आपकी आवाज आ रही है। आ रही है सर। एक गड़बड़ यहाँ पर हुई है, बस उसको करेक्ट करें। ये एंगल और डायमेंशन मैच नहीं कर रहे, इसलिए आंसर में प्रॉब्लम हो रही है। बिकॉज अगर ये 6 और 8 है तो ये 60 डिग्री नहीं दे सकते आप, दोनों चीजें। 37 डिग्री हो जाएगा वो। ये तो हाँ, क्योंकि ये थीटा आपको निकालना पड़ेगा फिर तो यार, है ना? ये एंगल 37 डिग्री 37 होगा वो। हाँ राइट, ये 37 डिग्री बनेगा। वो थोड़ा सा जल्दी के चक्कर में गड़बड़ हो रहा है।
और अगर ये 53 37 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ 53 डिग्री आएगा और यहाँ 53 डिग्री आएगा, तो यहाँ पर भी cos 53 डिग्री की वैल्यू बनेगी। और इस हिसाब से जब इसका आंसर निकालेंगे cos 53 डिग्री करके, तो ये वैल्यू आपकी 240 आएगी। यस सर। ठीक है, नाउ यहाँ तक ठीक है आपका ना, वैल्यू पहला वाला केस। Yes, sir. इसमें हाँ, इसमें राइट, इसमें लेकिन एक प्रॉब्लम, इसमें क्या होता है कि हम एक साइन कन्वेंशन भी फॉलो करते हैं, फ्लक्स कैलकुलेट करने का एक साइन कन्वेंशन। और साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि किसी भी मतलब अगर आपके पास कोई एक क्लोज सरफेस है और उस क्लोज सरफेस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन एंटर करेगी, कोई भी अगर क्लोज सरफेस है और उसमें अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एंटर करवाते हैं, तो हमारा साइन कन्वेंशन कहता है कि नेगेटिव फ्लक्स लेना होगा आपको। और अगर किसी क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन बाहर आती है, यानी कि एग्जिट होती है उसमें से, तो उसके लिए हम फ्लक्स को पॉजिटिव कहेंगे। ये हमारा साइन कन्वेंशन भी फॉलो हुआ इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन राइट साइड दी जा रही है, उसके हिसाब से अगर हम देखें, अभी थोड़ा सा डायमेंशन हटा रहे हैं यहाँ पर, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है, अगर हम इसको ध्यान से देखें, तो ये जो मेरा पिरामिड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पिरामिड में इस सरफेस के थ्रू एंटर हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंटरिंग इनटू दिस पिरामिड फ्रॉम दिस सरफेस AFEB, और इस वजह से बाय कन्वेंशन यहाँ पर हम नेगेटिव फ्लक्स लिखेंगे। और इस पिरामिड के इस ट्रायंगुलर सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर एग्जिट कर रही है, मतलब अगर इस साइड से इलेक्ट्रिक एंटर और इधर से बाहर निकल गए, तो जिस साइड से बाहर निकल रहे हैं वहां पॉजिटिव फ्लक्स, और जिस साइड पर एंटर कर रहे हैं वहां पर नेगेटिव फ्लक्स। यानी ये जो 240 है, इसके आगे पॉजिटिव साइन आएगा। ऐसे में अगर हम अल्टीमेटली टोटल फ्लक्स निकालें, मतलब इन पांचों सरफेसेस की फ्लक्स को ऐड करके टोटल करें, टोटल फ्लक्स फॉर द एंटायर सरफेस -240 एंड +240, ये जीरो आएगा। और ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, ये भी आपको आगे प्रूफ करेंगे गॉस लॉ से। गॉस लॉ से इसकी प्रूविंग है कि जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, जब कभी भी, और उसके अंदर हमने कोई क्लोज्ड ऑब्जेक्ट रखा है, क्लोज्ड ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट में जितने भी सरफेसेस होंगे, उन सभी सरफेसेस की फ्लक्स को जब आप फाइनली ऐड करोगे, तो टोटल वैल्यू इक्वल टू द जीरो। मतलब कि सम ऑफ फ्लक्स फॉर ऑल द सरफेसेस of any closed object always equals to zero, provided the electric field is uniform. As example, अगर हमने कहा जाए कि एक हेवी स्फीयर यहाँ पर कंसिडर करें, मतलब दो सरफेसेस ले रहे हैं। एक सरफेस हमारा ये सर्किल वाला है, सरफेस नंबर 1 कह दीजिए इसको, और एक सरफेस ये हेमी स्फीयर का है, जिसको सरफेस नंबर 2 कह रहे हैं। एक ये कर्व्ड सरफेस और एक ये सर्कुलर सरफेस। एंड सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर, वो आपको कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स राइट साइड डायरेक्शन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट साइड। जो रिजल्ट अभी डिस्कस हुआ, उसके हिसाब से हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो सरफेस 1 और सरफेस 2 के अलग अलग फ्लक्स निकाल के अगर हम ऐड करेंगे, फ्लक्स ऑफ सरफेस 1 एंड फ्लक्स ऑफ सरफेस 2, पहली बात तो ये बताए कि क्या ये क्लोज ऑब्जेक्ट है, मतलब अगर ये सरफेस और ये सरफेस क्यों नहीं है? अगर बंद है तो बंद है। नहीं, तो ये दो सरफेस में रही ना, आप इमेजिन करें सरफेस 1 एंड सरफेस 2। हाँ, जो क्लोज है बंद है बंद हो जाएगा। हाँ, बंद ऑब्जेक्ट, बंद, क्लोज और ओपन सरफेस की भी डेफिनेशन है। क्लोज्ड सरफेस किसको बोल सकते हो आप? अगर आपसे पूछ रहे हैं कि क्लोज्ड सरफेस का मतलब क्या है? सर वो जो किसी वॉल्यूम सारे साइड सरफेस में, सारे साइड पे सरफेस हो कोई ना कोई। सर एनक्लोज्ड हो सरफेस के बीच में पूरा। सिंपल वे में वन साइड ऑफ सरफेस टू द अदर साइड ऑफ सरफेस।
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर आपका सर वीडियो बहुत कट स्क्रीन रही है। भी वीडियो फ्रीज हो पॉज गई है। सर वीडियो भी लैग कर रही है। एक सेकंड। देखिए, क्लोज और ओपन सरफेस की बात समझो पहले कि किसको क्लोज कह रहे हैं, किसको ओपन कह रहे हैं। अगर आप मान लो इसके इनसाइड है, सपोज इसके इनसाइड हो और आपको इसके बाहर जाना है, तो क्या कोई रास्ता है जिसमें कि हम S1 और S2 में से किसी एक को पेनिट्रेट ना करें? नो नो सर। सर। अच्छा, मान लीजिए अगर सिर्फ S2 होता, सिर्फ S1 होता और दोनों है, एक बार ध्यान से सुनिएगा, बोथ S1 प्लस S2। मान लो सिर्फ सरफेस S2 होता और आप उसके एक साइड से दूसरे साइड पे जाना चाहते हो, एक साइड से दूसरे साइड, तो क्या जरूरी है कि S2 को पेनिट्रेट करें? क्या नो नो सर। सर। नो सर। क्या कोई No, रास्ता sir. नहीं है जिसमें S2 को बिना पेनिट्रेट किए जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हो, बाहर बाहर चले जाओ। यस सर। तो ये सरफेस हम क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ये ओपन सरफेस होती है। अगर सिर्फ S1 होता और उसमें एक साइड से दूसरे साइड हमें जाना हो, तो इस सरफेस को बिना टच किए हम दूसरे रास्ते से जा सकते हैं, मतलब ये भी ओपन सरफेस कैटेगरी है। लेकिन अगर S1 और S2 दोनों कंबाइंड फॉर्म में है और फिर आपसे कहा जाए कि इस साइड से बाहर जाना है आपको, तो या तो आप S2 को पेनिट्रेट करोगे या फिर S1 को पेनिट्रेट करके जा सकते हो। मतलब इनमें से किसी एक सरफेस को मुझे पेनिट्रेट करना ही पड़ेगा अगर एक साइड से दूसरे साइड जाना है तो ये पूरा कॉम्बिनेशन आपके लिए कहलाएगा क्लोज्ड। S1 एलोन ओपन सरफेस है, S2 एलोन ओपन सरफेस है, बट ग्रुप ऑफ S1 एंड S2 वो क्लोज सरफेस है। और इस पूरे ग्रुप के लिए फॉर द कंप्लीट ग्रुप इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल फ्लक्स की वैल्यू 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, बोलो यहाँ तक। यस सर। यस सर। ना फाई Yes, S1 sir. कितना लिखेंगे इसमें से? फाई S1 नोटिस करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस S1 के परपेंडिकुलरली अंदर जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस S1 के परपेंडिकुलरली अंदर, मतलब S1 से अंदर जा रहे हैं, -E into pi r। नेगेटिव फ्लक्स। S1 का फ्लक्स नेगेटिव, और हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इसका एरिया, सर्किल अगर है तो पाई आर स्क्वायर एंड प्लस फाई S2, दिस टोटल वैल्यू 0। और इसके थ्रू निकाल सकते हैं कि S2 सरफेस का क्या फ्लक्स आएगा। सर टोटल वैल्यू 0 0 अभी पीछे हमने बताया, बल्कि इसका प्रूफ अभी गॉस लॉ से आएगा। बट अभी फिलहाल के लिए आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी क्लोज्ड बॉडी के सभी सरफेसेस के फ्लक्स का टोटल वैल्यू 0 आएगा। Sum of flux for all the surfaces of any closed object 0 कंडीशनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म होना चाहिए। सर हम्म, सर जो S2 के थ्रू जो फ्लक्स होगा सर, वो हम प्रोजेक्टेड एरिया से भी तो निकाल सकते हैं। तो वो भी तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ही लगता है ना सर। वो E बाहर आ जाएगा और dA cos थीटा का इंटीग्रेशन होगा। यस सर। राइट, बट प्रोजेक्टेड एरिया मेथड भी वर्क करता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो मुझे प्रोजेक्टेड एरिया मेथड पे जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। मैं तो इससे भी मतलब एक सिंपल सा वे है। एक और एग्जांपल देखो, सपोज स्क्वायर बेस का पिरामिड देते हैं, पिरामिड विथ स्क्वायर बेस या फिर रेक्टेंगुलर बेस, ऐसे कुछ करके, और इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड यूनिफॉर्म। बता सकते हैं कि इसमें से जो एक स्लैंटेड सरफेस होगा उसमें क्या फ्लक्स आएगी? इसके एक स्लैंटेड फेस का फ्लक्स EL²/4 प्लस माइनस प्लस प्लस हाँ। तो अब इसमें भी देखो टोटल कितने सरफेस हैं इस पिरामिड के? 5। टोटल सरफेस ऑफ द पिरामिड 5। कौन कौन से? एक इसका जो बेस है, सर 4 स्लैंटेड और एक बेस। एंड प्लस 4 स्लैंटेड सरफेसेस बेस,
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो ये टोटल वैल्यू 0 होगी। ये तीसरा एग्जांपल हुआ इसका। इलेक्ट्रिक फील्ड बेस से अंदर जा रही है, मतलब उस पिरामिड के अंदर जा रहे हो आप, बेस से पिरामिड के अंदर जा रहे हो, तो यहाँ पर बाय साइन कन्वेंशन माइनस, और परपेंडिकुलरली अंदर जा रहे हैं, परपेंडिकुलरली, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द एरिया ऑफ बेस माइनस EL स्क्वायर एंड प्लस 4 टाइम्स ऑफ द स्लैंटेड इक्वल टू 0। अगेन इससे निकाल लीजिए क्या आंसर आएगा। राइट या रॉन्ग, जल्दी से बताएं। यस सर। ठीक है, बोलो भाई सही है कि नहीं? Yes. यस यस सही है। आगे चलिए। एग्जाम्पल में एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, और ये एग्जाम्पल भी है, ये प्रूफ भी है। मतलब हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस हो और उसके सेंटर पर रखा जाए एक पॉइंट चार्ज प्लस ऑफ क्यू एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर, और पूछा जाए कि फ्लक्स फॉर द स्फेरिकल सरफेस कितना आएगा। फ्लक्स फॉर द स्फेरिकल सरफेस इफ द पॉइंट चार्ज इज एट द सेंटर। ये गॉस लॉ का प्रूफ भी है। तो 2 मिनट रुकिएगा। फॉर्मल प्रूफ तो नहीं है, बट वैसे समझने के लिए, एक पॉइंट चार्ज क्यू स्फीयर की सेंटर पर रखा जा रहा है और स्फेरिकल सरफेस के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करना है मुझे। तो सबसे पहले सर क्यू बाय पॉइंट चार्ज, नहीं वो तो ठीक है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, बट उसके पीछे के रीजनिंग है कई सारी, वो तो गॉस लॉ से डायरेक्ट बोला जा सकता है, बट हमने जानबूझ करके इस क्वेश्चन को लिया है। पॉइंट पे जो एलिमेंटल एरिया होगा उस पे नॉर्मल और क्यू की वजह से फील्ड हमेशा अलोंग द सेम पैरेलल लाइन होंगे। राइट, पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो रेडियली आउटवर्ड दिखाते हैं। स्टेप्स फॉलो करिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, स्फीयर के पूरे सरफेस को अगर आप छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड करें, स्फीयर के पूरे सरफेस को स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करें, और यहाँ पर कुछ एरिया मान लेते हैं DA1, यहाँ पर कुछ एरिया मान लेते हैं DA2, यहाँ पर कुछ एरिया मान लेते हैं DA3, यहाँ पर कुछ DA4 एंड सो ऑन करके। इस तरीके से स्फीयर के पूरे सरफेस को डिफरेंशियल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, और फिर कहा जाए कि DA1 के लिए कितना फ्लक्स आएगा, फ्लक्स फॉर दिस DA1 पोर्शन, यहाँ के लिए फ्लक्स। तो यहाँ के लिए फ्लक्स निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय दिस DA1 मल्टीप्लाइड बाय, अब आप चेक करो इस DA1 सरफेस के लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ही है। यस सर। मतलब यहाँ पे जो DA ले रहे हो और इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच 90 का ही एंगल बन रहा, तो इसके आगे कोई cos थीटा नहीं आएगा, और बाय कन्वेंशन ये पॉजिटिव फ्लक्स आएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फीयर से बाहर जा रही है। यहाँ पर जब जाएंगे इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर भी DA2 DA2 हमने स्फीयर पे लिया है, इसके 90 डिग्री पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये फ्लक्स आएगा, मतलब सर फॉर द DA2 एरिया दिस इज आल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड E मल्टीप्लाइड बाय DA2। बट क्वेश्चन ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी क्या वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी होगी मैग्नीट्यूड वाइज, यहाँ पर और यहाँ पर क्या सेम इलेक्ट्रिक फील्ड्स काम करेंगी? अगर पॉइंट चार्ज Q सेंटर पर रखा गया है तो आंसर हुआ कि अगर पॉइंट चार्ज सेंटर पे है तो ऑब्वियसली जितना डिस्टेंस यहाँ से DA2 का बन रहा उतना ही डिस्टेंस यहाँ से DA1 का भी बन रहा है। तो बिकॉज ये दोनों एरियाज उस पॉइंट चार्ज से बराबर डिस्टेंस पर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दोनों सेम आएंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पहले यूज कर रहे हैं वही इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहाँ यूज करिए। वैसे मैं एक काम करता हूँ, इसको E1 कर देता हूँ, इसको E2, बट नोटिस करना है E1 एंड E2 बराबर होंगे क्योंकि पॉइंट चार्ज सेंटर पे है। सिमिलरली DA3 के लिए जब फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स फॉर DA3 सेम प्रोसेस लगाएंगे, तो ये लिखेंगे E3 मल्टीप्लाइड बाय DA3, एंड सिमिलरली सभी एरियाज के लिए ऐसे ही फ्लक्स आएंगे। ऐसे में अगर हम फ्लक्स फॉर द कंप्लीट स्फीयर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ, इट इज सम ऑफ फ्लक्स ऑफ ऑल एलिमेंटल एरियाज
और फ्लक्स ऑफ ऑल एलिमेंटल एरियाज को जब हम ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा E1 into DA1 plus E2 multiplied by DA2 plus E3 multiplied by DA3 and so on. इस तरीके से आंसर आएगा। क्योंकि चार्ज सेंटर पे है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ इस डायलॉग को, बार बार बोल रहा हूँ, बिकॉज द चार्ज इज एट द सेंटर, E1, E2, E3 दे ऑल आर इक्वल। क्योंकि अगर ये r डिस्टेंस है तो फिर ये भी r डिस्टेंस है, फिर ये भी r डिस्टेंस है, और ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले के हिसाब से, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द पॉइंट चार्ज फॉर्मूला इट इज k टाइम्स q by r स्क्वायर। तो ये भी आपका kq by r स्क्वायर, ये भी kq by r स्क्वायर, ये भी kq by r स्क्वायर, सब कॉमन ले लीजिए, k टाइम्स, और k को भी हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दे रहे हैं, q upon r स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय DA1 प्लस DA2 प्लस DA3। क्या बन जाएगा ये चीज? सारे डिफरेंस 4 pi r square. हाँ, सम ऑफ ऑल डिफरेंशियल एरियाज, ये पूरा टर्म बन जाएगा हमारे लिए 4 pi r स्क्वायर। So q upon pi epsilon naught. और फाइनली r स्क्वायर और r स्क्वायर कैंसिल करके जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा कैपिटल Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0, ये बन जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज गॉस लॉ में एंटर करने जा रहे हो और गॉस लॉ थोड़ा सा डिफिकल्ट है अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 1, जो फ्लक्स स्फीयर का आ रहा है वो q by epsilon naught आ रहा है, दैट मींस कि द फ्लक्स ऑफ दिस स्फीयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर। फ्लक्स फॉर दिस स्फीयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी r स्क्वायर का टर्म है और इधर भी r स्क्वायर का टर्म है, वो आपस में कैंसिल आउट कर रहे हैं। इधर का r स्क्वायर और एरिया में जो r स्क्वायर आएगा वो r स्क्वायर कैंसिल कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो फ्लक्स ऑफ दिस स्फीयर कमिंग आउट इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस और द साइज ऑफ स्फीयर, इट इज द कंसीक्वेंस ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ। द रिजल्ट इज कंसीक्वेंस ऑफ इनवर्स लॉ। ये है गलत। सर आपकी आवाज फिर से, सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा लग रहा है। क्या होता है? सर अब आपने यही बोला, फ्लक्स ऑफ स्फीयर कमिंग आउट फ्रॉम द पॉइंट चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। एक मिनट बता रहे हैं, मैंने कहा था अभी आवाज आ रही कि फ्लक्स जो हमने प्रूफ किया है इस स्फीयर का q by epsilon naught, उसमें रेडियस का ना आना, क्या ये सिर्फ इस वजह से नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r स्क्वायर पे डिपेंड करता है? मतलब Yes, sir. यस सर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r स्क्वायर की बजाय सपोज 1/r क्यूब होता, मान लेते हैं, क्या तब भी मेरे फाइनल आंसर में रेडियस का टर्म नहीं आता? तब तब आता। So flux independent of the radius is because of the fact that electric field is proportional to 1/r square। ये पहला पॉइंट आप नोट करेंगे। मतलब गॉस लॉ कंसीक्वेंस ऑफ कूलम्स लॉ है, यानी कि कूलम्स लॉ में 1/r स्क्वायर था, इसलिए गॉस लॉ के अंदर आप कह रहे हो कि फ्लक्स इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस है। ये बात क्लियर हुई? मतलब गॉस लॉ को इंडिपेंडेंट लॉ नहीं बोल सकते ना, नो सर। ये इंडिपेंडेंट लॉ तो हुआ नहीं, इट इज बेस्ड ऑन द कूलम्स लॉ। राइट? दूसरा पॉइंट, यस सर। दूसरा पॉइंट, अगर ये जो सरफेस था ये स्फेरिकल नहीं होता मान लीजिए, और नॉन स्फेरिकल सरफेस होता हमारे पास, एक और रीजन समझो, बिकॉज स्फेरिकल होने से फायदा क्या मिला था आपको? स्फेरिकल सरफेस लेने से बेनिफिट क्या हुआ था कि जितने भी डिफरेंशियल एरियाज थे हमारे पास, जितने भी डिफरेंशियल एरियाज आपने दिए वो सब इक्वी डिस्टेंट थे, और इक्वी डिस्टेंट होने की वजह से ये सभी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम वैल्यू की थी, E1, E2, E3 ऑल वर इक्वल। अगर ये ऐसा ना होता, मान लीजिए अगर हमारा ये सरफेस स्फेरिकल नहीं होता और हमने कोई एक मान लें ऐसे कुछ इरेगुलर टाइप का सरफेस बना दिया होता, इरेगुलर सरफेस,
तब तो इसके ऊपर जितने भी डिफरेंशियल एरियाज हम कंसीडर करते हैं वो सब उस पॉइंट 4 से सेम डिस्टेंस पे नहीं आ रहे होते। यहाँ के डिफरेंशियल एरिया थे अलग, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, मतलब सरफेस की ज्योमेट्री अगर स्फेरिकल की बजाय नॉन स्फेरिकल होती, मेरे आंसर पे कैसे फर्क पड़ जाता वहां पर। और इस बात को भी ध्यान रखना है कि फ्लक्स आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करने का आइडिया देता है। मैं फिर बोलूंगा, फ्लक्स is not equal to the number of electric field lines, but it tells you that how many, it gives you the idea about number of lines. Spherical surface और non spherical surface में क्या number of lines as per the diagrams कुछ different दिख रही है मेरे को? नो सर। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो लाइन इस नॉन स्फेरिकल सरफेस को क्रॉस करके निकल रही है और जो लाइन इस स्फेरिकल सरफेस से क्रॉस हो रही है, इनमें कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको एज पर डायग्राम? नो सर। नो सर। नो सर। आप इस पॉइंट 4 से कोई भी रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाओ, वो दोनों ही सरफेसेस को क्रॉस करेगी, नॉन स्फेरिकल को भी और स्फेरिकल को भी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एक लाइन बनाए जो अंदर वाले सरफेस को क्रॉस करे और बाहर ना जाए। सो मैथमेटिकली इस इररेगुलर सरफेस का फ्लक्स कैलकुलेट नहीं हो सकता, मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं हो सकता, बट लॉजिकली ये कहा जा सकता है कि जो भी नंबर ऑफ लाइन, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन इस इररेगुलर सरफेस से क्रॉस होती है, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर वाले स्फीयर से भी क्रॉस होती है, और इस रीजन की वजह से दोनों के फ्लक्स बराबर आने चाहिए। तो अगर स्फीयर का फ्लक्स हमारा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो इस इररेगुलर सरफेस के लिए भी आंसर हमारा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। बोले सर, पर इसमें एक डाउट है, अगर इसको बहुत माइक्रो लेवल में सोचे तो सर जो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी सर, वो कुछ एंगल से पास हो रही होंगी जो इरेगुलर सरफेस है उसके सरफेस है, तो ये सर उस हिसाब से आंसर में पहली थोड़ा बात, अरे भाई मेरे सुनो, ये माइक्रो लेवल थिंकिंग नहीं है, ये मैथमेटिकल थिंकिंग बोलो आप। फ्लक्स में दोनों बातें समझनी पड़ेंगी आपको। फ्लक्स को क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली दोनों समझना पड़ता है। क्वांटिटेटिवली आप फ्लक्स बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ द फ्लक्स है। और फ्लक्स के मतलब आइडिया अगर पूछा जाए कि फ्लक्स से बेसिकली मुझे किस चीज के बारे में मालूम चलता है, तो फ्लक्स से आपको मालूम यही चलता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी स्पेसिफिक सरफेस से क्रॉस हो रही है। मैथमेटिकल रीजनिंग में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैथमेटिकल रीजनिंग में इसलिए कंफ्यूज हो जाओगे बिकॉज एक तो सरफेस इररेगुलर है, एंगल वैंगल सब चेंज हो रहे होंगे, तो दिमाग में तो आपकी खुजली मचेगी कि यार वहां पर सबका थीटा अलग आएगा, सबका डीए अलग आएगा, तो हम निकालेंगे कैसे? तो हम क्यों उस डायरेक्शन में जाए जहां पर मैथमेटिक्स आ रही है? हम क्यों नहीं उसकी डेफिनेशन पे चले जाते हैं कि फ्लक्स से बेसिकली जब यही मालूम चल रहा है कि कितनी लाइन स्फेरिकल सरफेस से बाहर निकल रही है, एंड ये ऑब्वियस है कि जो भी लाइन स्फेरिकल सरफेस से बाहर निकलेगी वो पहले इस इररेगुलर सरफेस से बाहर आएगी। इसको क्रॉस करने वाली लाइंस और इसको क्रॉस करने वाले लाइंस के नंबर्स तो बराबर आएंगे ना, चाहे आप जितनी भी लाइंस प्लॉट कर लो यहाँ पर। उस रीजन से कह रहा हूं, उस रीजन से इस इररेगुलर का और रेगुलर का दोनों के फ्लक्स बराबर आ जाएंगे। ओके सर। इसको समझिएगा, हर जगह मैथ्स के हिसाब से चलोगे फंस जाओगे आप, अगर यहाँ पर भी मैथ्स लगाओगे ना। सो पॉइंट ये आ रहा है कि जब किसी पॉइंट चार्ज को हमने एक स्फेरिकल सरफेस, अच्छा एक और पॉइंट, सपोज ये पॉइंट चार्ज स्फीयर की सेंटर पे था, अब हम एक तीसरा सरफेस बनाए जो है तो स्फेरिकल ही, बट उसका सेंटर कहीं और है, मतलब वो चार्ज उस स्फीयर के सेंटर पे नहीं है। सो अनदर स्फीयर आप बना लें ऐसे, तब भी Q बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा। और हाँ इस लॉजिक को, मैथ वाले लॉजिक को मत जाइएगा, तो मैथ के लॉजिक में गए अगर आप ना तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। मैं दूसरा डायग्राम दिखाता हूँ इसमें। वही बात है, जो लाइन सेंटर वाले स्फीयर से निकल नहीं थी वो सब इससे भी निकलेंगी, तो फ्लक्स सेम ही रहेगा। राइट, हाँ मतलब एक स्फीयर 1 यहाँ बना लेते हैं और एक और स्फीयर बना रहे हैं यहाँ पर कुछ ऐसे करके, स्फीयर 2, साइज में डिफरेंस है। और सपोज चार्ज स्फीयर 1 के सेंटर पे, स्फीयर 1 के सेंटर पे आप चार्ज को रखिए, एट ए सेंटर ऑफ S1। अब आप बताओ, आप ड्रॉ करना स्टार्ट करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इसके सेंटर से। क्या कोई लाइन है, क्या कोई भी ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो S1 और S2 में
सिर्फ S1 से क्रॉस हो, S2 से क्रॉस ना हो। प्लॉट करके देख लो, आप चाहे जितनी मर्जी लाइंस प्लॉट करते जाइए। नो सर, नहीं कर सकते ऐसा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी लाइंस S1 से क्रॉस होगी उतनी ही लाइंस S2 से भी क्रॉस होगी, और इस रीजन से S1 और S2 के फ्लक्स बराबर आएंगे। लेकिन मैथमेटिकली कहां पर फ्लक्स कैलकुलेट करना आसान पड़ेगा आपको? जो सेंटर वाला एरिया होगा, मतलब सेंटर वाला और सेंटर वाले के लिए जो आंसर बना है वो क्या बना था हमारा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। राइट। तो यहाँ पर भी फाई ऑफ S2 इज सेम एज फाई ऑफ S1, दोनों स्फेरिकल सरफेसेस हैं। Q जो है वो S1 के सेंटर पे है, S2 के सेंटर पे नहीं है। कैलकुलेशन इसका किया जा रहा है, लॉजिक के बेस पर इसको कह रहे हैं, और दोनों ही आंसर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। और यही आपके गॉस लॉ का प्राइमरी डेफिनेशन भी कह सकते हो, कि जब कोई चार्ज किसी सरफेस के अंदर हो, चाहे वो रेगुलर सरफेस के अंदर हो चाहे वो इररेगुलर सरफेस के अंदर हो, सरफेस के अंदर वो सेंटर पे हो चाहे सेंटर पे ना हो, सिर्फ ये कह रहा है कि अगर कोई चार्ज सरफेस के अंदर है किसी भी जगह पे, और कैसा भी सरफेस, आंसर आएगा Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन जीरो। सर हाँ जी। सर एक चीज पूछना था सर, मान लीजिए एक स्फेरिकल शेल है, उसके सेंटर पे कोई चार्ज रखा हुआ है, जैसे सर पिछले केस में रखा था, तो सर उसमें Q बाई एप्सिलॉन नॉट आया था, तो वो तो टोटल हो गया, मतलब थ्रू द होल सरफेस टोटल फ्लक्स हो गया। तो सर उस चार्ज को अगर मान लीजिए स्लाइटली शिफ्ट कर दें हम, तो हर एक एलिमेंटल एरिया के थ्रू तो चेंज हो जाएगा ना, मतलब टोटल सेम रहेगा बट बिल्कुल 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 बिल्कुल। पहले ये स्टेटमेंट बाकी लोग लिख लें अपने हिसाब से कि इफ अ चार्ज इज इनसाइड अ सरफेस, नो मैटर सरफेस इज रेगुलर और इररेगुलर, चार्ज इज एट सेंटर और ऑफ द सेंटर, इन सब से हट करके फ्लक्स Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन जीरो। और ये जो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट जीरो का फ्लक्स आप बोल रहे हो, ये फ्लक्स उस सरफेस के सभी डिफरेंशियल एरियाज के फ्लक्स को टोटल करके आया है। डेरिवेशन फॉलो करिएगा, उस सरफेस में जितने भी डिफरेंशियल एरिया, सुनो, हाँ सुनो, अभी उस सरफेस में जितने डिफरेंशियल एरियाज थे उन सभी की फ्लक्स को जब टोटल किया गया है तो ये आंसर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया है। अब अगर हमारे पास कोई चार्ज है लेकिन वो किसी सरफेस के बाहर, सेकंड कैटेगरी, चार्ज आउटसाइड द सरफेस, इमेजिन करें आउटसाइड स्फीयर में, स्फीयर या कोई भी सरफेस, उसके बाहर चार्ज, आप ड्रॉ करो जरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करिए। लास्ट क्लास में जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इंपॉर्टेंस बताई जा रही थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, वही चार्ज से अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करके दिखा दें आपको, तो वो लाइन इस स्फीयर में एंटर होगी, बट अगर उस लाइन को आगे कंटिन्यू करो आप, तो वही लाइन स्फीयर में यहां से एग्जिट भी कर देगी, जीरो हो जाएगा फिर। हाँ, जब एंटर किया लाइन तो हमने कहा नेगेटिव फ्लक्स आया, और जब एग्जिट किया तो हमने कहा पॉजिटिव फ्लक्स आ गया। मतलब एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव फ्लक्स दे रही है और वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव फ्लक्स भी दे रही है। डायग्राम्स पर स्टिक करो, कोई भी लाइन आप प्लॉट कर दीजिए, क्या इसमें कोई ऐसा डायग्राम, यहां से कोई ऐसी स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो जो स्फीयर में सिर्फ एंटर करे, बाहर निकले? नो सर। नो। आपको वीडियो फ्रीज हो गया। यस सर। यस सर। सर आपकी वॉइस भी नहीं आ रही। वॉइस भी नहीं। हाँ जी, हम लोग ये कह रहे थे कि
क्या कोई भी लाइन ऐसी प्लॉट कर सकते हो जो स्फीयर को सिंगल वंस एक बार कट करे सर, 2 बार ना? टेंजेंट टू टच करेगी सर टेंजेंशियली जा रही है। तो टेंजेंट वाले से तो फ्लक्स आ ही नहीं रहा ना, बिकॉज टेंजेंट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्फीयर के साथ उसके नॉर्मल के साथ 90 डिग्री एंगल पर जा रही है, एरिया ही नहीं बनेगी। तो वो तो वैसे ही कोई फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा, उसको तो बातें खत्म कर दीजिए। टेंजेंट के अलावा ऐसा कोई लाइन ही नहीं थी। ऐसा नहीं। तो जब हर एक लाइन स्फीयर को 2 बार क्रॉस कर रही है, एक बार एंटर एक बार एग्जिट, तो जितना नेगेटिव फ्लक्स उतना पॉजिटिव फ्लक्स, और ऐसे में टोटल फ्लक्स फॉर दिस स्फीयर अगेन एक नॉन मैथमेटिकल रीजनिंग इक्वल टू 0। सो रिवील अगर आप मीटिंग में हो तो आप ध्यान रखना इसका। हर जगह मैथ्स नहीं आ सकती, फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप बार बार मैथ में जाओगे तो आप सिर्फ अपना मेंटल टेंशन क्रिएट करोगे और कुछ नहीं। फ्लक्स को इस एंगल पर समझने की कोशिश करिए कि ये नंबर ऑफ लाइंस के एंटर और एग्जिट होने के बारे में बताता है। तो अगर कोई चार्ज बाहर है और सरफेस, अब सरफेस भी स्फीयर की बजाय कुछ और बना लो आप, तब भी यही काम होगा। तो 2 रिजल्ट आ गए। अगर चार्ज अंदर है, स्फीयर के अंदर है, तो आंसर आया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अगर चार्ज स्फीयर के बाहर है तो आंसर 0 है, फ्लक्स की वैल्यू 0 है। बट एक बार फिर से, किस चीज का फ्लक्स 0 बोल रहा हूं मैं? क्या को ऐड करके क्या किसी स्पेसिफिक डिफरेंशियल एरिया का 0 बोल रहे हैं? नो सर, टोटल स्फीयर का सारे ऐड करें सर। स्फीयर एज अ होल बोल रहे हो ना, मतलब यहाँ के डिफरेंशियल एरिया और यहाँ के डिफरेंशियल एरिया को अगर मैं इंडिविजुअली पूछूं तो यहाँ वाले डिफरेंशियल एरिया पर नेगेटिव फ्लक्स है, यहाँ वाले डिफरेंशियल एरिया पर पॉजिटिव फ्लक्स है। यस सर। सबको मिला करके 0 आएगा। इसी क्वेश्चन को अगर आप ऐसे पूछ लो कि लेफ्ट साइड के हेमीस्फीयर और राइट साइड के हेमीस्फीयर के अलग अलग फ्लक्स 0 आएंगे या नॉन 0 आएंगे? नॉन 0 आएंगे। लेफ्ट हेमीस्फीयर के लिए नेगेटिव फ्लक्स है, राइट हेमीस्फीयर के लिए पॉजिटिव फ्लक्स। सो पॉइंट्स क्लियर हो गए आपके। इफ चार्ज इज इनसाइड Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इज आउटसाइड 0। सर हाँ जी पूछिए। सर वो जो आपने सेंटर वाले उसमें आप बता रहे थे एक पॉइंट कि इसमें इनवर्स स्क्वायर लॉ लगेगा सर, वो कोई वर्क होता है सर? वो तो हमने जो डेरिवेशन की थी उस समय कह रहे थे ना कि 1/r² और 4πr² कैंसिल होने में r² का रूल था। अच्छा देखिए मैं, सुनिए उसको ऐसे पूछते हैं, एक प्रॉब्लम लीजिए और क्वेश्चन को ऐसे समझो। हमारे पास 2 स्फीयर्स हैं, स्फीयर 1 और एक और स्फीयर है 2। स्फीयर 1 का रेडियस r है, स्फीयर 2 की रेडियस 2r है, और सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज है +Q। अगर आपसे पूछूं कि फ्लक्स फॉर द स्फीयर 1 कितना होगा एंड फ्लक्स फॉर द स्फीयर 2 कितना होगा, आंसर्स क्या आएंगे स्फीयर 1 और स्फीयर 2 के फ्लक्स? Q/ε नॉट दोनों के लिए कांस्टेंट है ना, क्योंकि दोनों के अंदर Q चार्ज है। तो आंसर इज Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 एंड दिस इज Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। साइज फर्क नहीं पड़ता। बट यहीं पर मैं अगर क्वेश्चन जनरेट करूं, एक नया क्वेश्चन जनरेट करूं, इफ वी हैव अ लॉ where electric field varies as 1/r³, suppose that कोई ऐसा लॉ मान लीजिए कि electric field varies as 1/r³, in that case flux of sphere 1 and flux of sphere 2 बताइए क्या है? Q/r। हाँ, तो आप डेरिवेशन चेक करो। डेरिवेशन जो यहाँ पर आया था वो ये आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया था, क्योंकि यहाँ पर 1/r² होता है और इसमें इंटू r² होता है, तो r² कैंसिल होने की वजह से साइज पे फर्क नहीं पड़ता था। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के हिसाब से ना होकर के 1/r³ होती, तो यहाँ पर 1/r³ और यहाँ पर r² यानी कुल मिलाकर के फ्लक्स रेडियस के इनवर्स प्रोपोर्शन में चलता। यस सर। तो अगर यहाँ पर हमारा फ्लक्स कुछ भी आता, मान लो x आता, तो यहाँ पर मेरा फ्लक्स x/2 आ रहा होता, बिकॉज रेडियस ज्यादा थी। मैं ये बात बोल रहा था आपसे।
ओके सर। since E is proportional to 1 upon R square and that is why the flux was independent of size of the sphere. मतलब कि जो गॉस लॉ है वो कंसीक्वेंस ऑफ कूलम्स लॉ है, ये बात समझा रहे थे, इंडिपेंडेंट लॉ में नहीं आता वो। ओके सर, थैंक यू सर। सर वो जो बीच का कंसेंट्रिक एरिया अगर उसका हम लोग फ्लक्स निकालें तो क्या होगा? फ्लक्स एक सरफेस का निकलता है ना, तो या तो यहाँ सरफेस है या तो यहाँ सरफेस है। फ्लक्स स्पेस में नहीं होता, फ्लक्स एक सरफेस में होता है। सर एक चीज पूछनी थी सर, पहले आपने बोला था सर यूनिफॉर्म जब लाइंस होती हैं सिर्फ तब हमारा टोटल फ्लक्स 0 आता है बाहर से आती हुई। सर फिर हम लोगों ने देखा कि जब एक चार्ज रखा है बाहर की तरफ तब भी 0 आ रहा है, तो सर नॉन यूनिफॉर्म के केस में भी हमेशा 0 होता है? फिजिकली देखेंगे तब 0 देखिए तो हमने ये थोड़ी सुनिए, हमने ये थोड़ी बोला कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ही 0 होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 होता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि कहीं और 0 नहीं आएगा। मैथमेटिकली कहीं पे भी आ सकता है। यस। और समझिएगा इसको, गॉस लॉ को बहुत क्लियर। और आज इसके ऊपर एक असाइनमेंट भेजेंगे, थ्योरेटिकल असाइनमेंट, कोई कैलकुलेशन नहीं है, वो सिर्फ इस बात के ऊपर असाइनमेंट है कि आपको गॉस लॉ कितने अच्छे से समझ है। ना मैं कुछ और डिस्कस करने जा रहा था यार, मैं ये कहने जा रहा था कि अगर हमारे पास कोई भी सरफेस है, रेगुलर या इरेगुलर, बट सरफेस क्लोज होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट। और क्लोज सरफेस की जो डेफिनेशन है वो आपको बता दी गई है कि क्या है। मैं एक बार और क्लियर कर दूंगा। एक सरफेस है जो इरेगुलर है, चारों साइड से बंद है, एक Q1 चार्ज इसके अंदर है, माइनस Q2 चार्ज इसके अंदर है और प्लस Q3 चार्ज बाहर है। क्या लिखेंगे इसके लिए फ्लक्स ऑफ दिस सरफेस? Q2 by P1 minus Q2 by epsilon naught। बाहर, हाँ, बाहर वाले चार्ज की वजह से पूरे सरफेस का टोटल फ्लक्स 0 आएगा, क्योंकि इसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन बनेगी वो इस सरफेस को 2 बार क्रॉस करेगी। और अंदर वालों की वजह से टोटल चार्ज, अंदर का टोटल चार्ज देखेंगे, प्लस Q1 और माइनस Q2, ये टोटल चार्ज अंदर है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। यही गॉस लॉ का अनऑफिशियल स्टेटमेंट कह सकते हो कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो टोटल फ्लक्स बनता है वो होता है नेट चार्ज इनसाइड दैट सरफेस एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। इसका रीजन बार बार बोलूंगा, इसका रीजन आपका वही है कि इसकी वजह से फ्लक्स कंट्रीब्यूट क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन आएगी वो इस सरफेस को 2 बार क्रॉस कर जाएगी, जिस वजह से उसका नेट कंट्रीब्यूशन 0, जितना अंदर गया उतना बाहर भी आ गया। बोले यस सर। यस किसी का डाउट है इसमें? लेकिन No, फील्ड किसकी वजह से होगा ना? हाँ जी, फील्ड तो सारे चार्जेस की वजह से होगी ना, मतलब वो हाँ, वो तो बिग गॉस। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, स्टेटमेंट को सुनना है ना। बाहर वाला चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मतलब इस चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज की वजह से यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक जगह एंटर कर रही है और एक जगह से बाहर जा रही है, तो ये सिर्फ फ्लक्स केवल अंदर वालों की वजह से होगा। फ्लक्स कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कंट्रीब्यूट करेगा ही भाई। देखो एक बार फिर समझ लो भाई, बाहर वाले चार्ज की वजह से यहाँ पर हमने एक स्फीयर बनाया और आपसे कहा जाए कि बताइए इस चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या नहीं होगी, सिर्फ इतना बताओ आप। इस चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या नहीं होगी सर। होगी सर। होगी सर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है यहाँ पर। क्या इसकी वजह से यहाँ के डिफरेंशियल एरिया पे फ्लक्स होगा? नो सर। होगा सर। होगा सर। होगा भाई ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ के डिफरेंशियल एरिया पर फ्लक्स भी है, नेगेटिव फ्लक्स है।
तो ये चार्ज एक स्पेसिफिक पोर्शन पे, एक छोटे से पोर्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स दोनों ही कंट्रीब्यूट करता है। आप इसी से और आगे बढ़ जाओ और यहां पर एक डिफरेंशियल एरिया ले लो। क्या इस डिफरेंशियल एरिया पर बाहर वाला चार्ज कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा? आंसर है कि यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और यहां भी फ्लक्स कंट्रीब्यूट हो रहा होगा, बट यहाँ पर पॉजिटिव फ्लक्स। पॉजिटिव। तो इसका नेट कंट्रीब्यूशन 0 है भाई। ये कुछ वैसा ही है जैसे आपने जितना पॉजिटिव स्कोर किया उतना नेगेटिव स्कोर कर लिया, अब आपके नेट मार्क्स 0 हो गए। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हमने पेपर अटेम्प्ट नहीं किया था भाई, जितना सही हुआ उतना गलत हो गया। बाहर का चार्ज यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ नेगेटिव फ्लक्स, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पॉजिटिव फ्लक्स। इसका टोटल फ्लक्स कंट्रीब्यूशन 0 है जब आप पूरे सरफेस की बात करेंगे। और अगर हम अंदर कोई चार्ज ले दें इनसाइड में, मान लो यहाँ पर कोई स्मॉल क्यू चार्ज है, सपोज नेगेटिव चार्ज है, तो ये माइनस क्यू चार्ज भी इस पॉइंट पर अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और ये माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। एग्री कर रहे हैं आप इस बात पे? यस। अब स्टेटमेंट सुनिएगा, बहुत ध्यान से बोलूंगा। सपोज ये मेरा डिफरेंशियल एरिया 1 है, ये मेरा डिफरेंशियल एरिया 2 है। डिफरेंशियल एरिया 1 पर ये E1 कैपिटल Q और ये E1 स्मॉल q। सिंबल का मतलब समझ के? यस सर। यस सर। यस। एरिया 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाय कैपिटल Q और एरिया 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाय स्मॉल q। सिमिलरली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 2 बाय कैपिटल Q और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 2 बाय स्मॉल q। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि अगर आपके पास दो चार्जेस हो तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इन दोनों चार्जेस की अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके और वेक्टोरियली ऐड कर दें। तो अगर हम सरफेस 1 के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, फ्लक्स फॉर द सरफेस 1, तो उसको हम कहेंगे E1 कैपिटल Q प्लस E2 कैपिटल Q, E1 कैपिटल Q प्लस E1 स्मॉल q। मतलब इस पॉइंट पर इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट, वो भी वेक्टोरियल फॉर्म में। बोले यहां तक ठीक है? यस। और अगर मुझे यहाँ पर फ्लक्स निकालना हो, तो अगर इस डिफरेंशियल एरिया पर फ्लक्स निकालना है तो पहले मुझे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। इन दो चार्जेस की वजह से यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के फॉर्म में। और फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली डॉट प्रोडक्ट का यूज करने जा रहा हूँ, बिकॉज फ्लक्स E cos थीटा था, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट। सो ये जो क्वांटिटी है, सुनिएगा ध्यान से, ये क्वांटिटी आपकी हुई फ्लक्स फॉर दिस डिफरेंशियल एरिया प्लस फ्लक्स फॉर द अनदर डिफरेंशियल एरिया। तो उसमें भी सेम प्रोसेस, E2 कैपिटल Q प्लस E2 स्मॉल q डॉट DA2 ना। ये वाला फ्लक्स इस DA2 एरिया के लिए, और ऐसे इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंशियल एरियाज होंगे। तो अगर मैं यही स्टेप करता जाऊं और सभी डिफरेंशियल एरियाज को ऐड करता जाऊं, स्फीयर के जितने भी डिफरेंशियल एरियाज हैं उन सबके फ्लक्स इसी तरीके से निकाल करके ऐड करें, तो मेरे को पूरे स्फीयर का फ्लक्स मिल जाएगा। सर ये जो A1 और A2 वेक्टर, इनकी डायरेक्शन, इनके नॉर्मल की डायरेक्शन से देखिए। नॉर्मल। और इस हिसाब से अब आप वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हो ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए तो यहाँ से क्या बनेगा, E1 कैपिटल Q डॉट DA1 प्लस E2 कैपिटल Q डॉट DA2 एंड सो ऑन। ये सब एक ब्रैकेट पे चलेगा और दूसरे ब्रैकेट पे टर्म आ गए E1 स्मॉल q प्लस E2 स्मॉल q, सॉरी E1 स्मॉल q डॉट DA1 क्या यार यहां तक समझ पा रहे हो आप लोग? यस सर। अब ये पहला ब्रैकेट क्या बता रहा है मुझे, ये टोटल क्या बता रहा है आपका,
इन सब में कैपिटल क्यू की वजह से फ्लक्स बाय कैपिटल क्यू, तो फ्लक्स बाय कैपिटल क्यू, और ये चीज आपको बता रहा फ्लक्स बाय। स्मॉल क्यू। अब आप बताओ चार्ज अंदर बाहर के हिसाब से देखिएगा, कौन सा अंदर वाला चार्ज है, कौन सा बाहर वाला चार्ज। कैपिटल क्यू इज आउटसाइड, सो उसकी वजह से ये पूरा टर्म जो है ना, ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ये 0 हो रहा है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि E1 0 है या फिर E2 0 है। जी सर एक क्वेश्चन है सर, फ्लक्स की डायरेक्शन फर्स्ट टर्म की फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, तो पॉजिटिव नेगेटिव भी जरूरत नहीं है देखने की। पॉजिटिव नेगेटिव स्केलर में ही तो पॉजिटिव नेगेटिव आता है भाई मेरे, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स में तो होता है और किसमें होता है। सर ये जो आपने सर ये बाय डिफरेंशियल एरिया A1 पे डायरेक्शन सर क्या मतलब साइन क्या होगा? मतलब सर इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रहा है कि एग्जिट कर रहा है, वो मतलब वो तो चार्ज का देखो ना, बाहर वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया 1 पे एंटर होगी। अगर यहाँ से कोई लाइन जाएगी तो ये लाइन सरफेस 1 में एंटर करेगी, और सर डिफरेंशियल एरिया 2 पे एग्जिट हो रही है। हाँ, उसके लिए पॉजिटिव। ओके सर, थैंक यू। ये बताया पहले, ये समझ आ रहा नहीं आ रहा। और सेकंड टर्म जो है, सेकंड टर्म ये फ्लक्स हुआ सभी डिफरेंशियल एरियाज पर बाय द अंदर वाला चार्ज, और ये हमारा Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यस। सेकंड टर्म Q बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं है, सेकंड टर्म माइनस Q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों? सर कि बाहर जा रहा है, एग्जिट एंटर कर रही है, अंदर वाले आप अंदर वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो ना, अंदर वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सभी डिफरेंशियल एरियाज में एंटर कर रही है। सभी डिफरेंशियल एरियाज में एंटर करेगी। बाहर वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ डिफरेंशियल एरियाज में एंटर कर रही है और कुछ डिफरेंशियल एरिया से बाहर जा रही है। मतलब इसके अंदर कुछ टर्म्स पॉजिटिव आएंगे, कुछ टर्म्स नेगेटिव आएंगे, लेकिन टोटल वैल्यू जब निकाली जाएगी तो वो 0 आएगी। और इसके अंदर हर एक टर्म, ये टर्म, इस तरीके के जितने भी टर्म्स हैं वो सब नेगेटिव, सारे नेगेटिव। तो जब सारे नेगेटिव वैल्यू ऐड होंगे तो आंसर भी तो नेगेटिव ही आएगा। सॉरी सर, गलती हो गई थी। बच्चा अब अगर क्लियर नहीं हुआ तो फिर बड़ा मुश्किल है समझा पाना है इसको, क्योंकि क्लियर हो गया। मैथमेटिकली तो आप भूल जाओ फ्लक्स को समझना इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो अब ये देखिए, अगर ये टोटल टर्म 0 आ रहा है तो क्या आप ये कंक्लूड कर दोगे कि ये E1 0 है, ये 0 है? नो सर, ये टोटल 0 इसलिए आ रहा है कि कुछ प्रोडक्ट्स पॉजिटिव आ रहे हैं और कुछ प्रोडक्ट्स नेगेटिव आ रहे हैं। आ रही बात समझ में? यस सर, आ गई। यस सर। तभी चलिए और आगे बढ़ते हैं इसमें। यही आपका गॉस लॉ का स्टेटमेंट बनेगा। बोल दीजिए। स्टेटमेंट यही है जो अभी आप पढ़ रहे हो कि दैट फ्लक्स फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस, flux for the any closed surface is always total charge which is inside the surface and divided by epsilon 0, sum of all charges which are inside the surface divided by epsilon 0। ये आप कह सकते हो कि स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। बोलिए, आगे बढ़ रहे हैं। यस सर। यस सर। एक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं, गॉस लॉ पे नहीं है, वैसे जनरल क्वेश्चन है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, मतलब बहुत ज्यादा रिपीट होता है। एंड क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, हमारे पास एक सर्कुलर सरफेस है रेडियस r की, और उसकी एक्सिस पर हमने एक पॉइंट चार्ज q रखा है।
बहुत कॉमन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। अ पॉइंट चार्ज ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कल, टोटल फ्लक्स फॉर दिस एरिया कैलकुलेट करना कितना होगा। ये डिस्टेंस दिया होगा, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये मेंशन होगा, सपोज कोई भी डिस्टेंस मान सकते हैं, इसको z मान लेते हैं। पॉइंट चार्ज q की वजह से इस सर्कुलर एरिया से कितना फ्लक्स पास होगा, ये कैलकुलेट करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस सर्कुलर सरफेस ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज। तो ये क्या रिंग टाइप का कुछ है? डिस्क टाइप की चीज है। डिस्क के एक्सिस पर हमने पॉइंट चार्ज रख दिया है और पॉइंट चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। उसमें से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी जो डिस्क से पास हो जाएंगी। तो फ्लक्स बताना है कितना हो। तो डीएस विड्थ की रिंग माननी पड़ेगी इसमें। पहली बात तो ये बताया कि इसको हम गॉस लॉ से कर सकते हैं कि इसका आंसर Q upon एप्सिलॉन नॉट होगा। नो सर, नो सर, क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये क्लोज क्यों नहीं है? थोड़ा सा सर, रुक जाइए। सर वही डेफिनेशन रुके। पे जाए तो सर क्यू की फील्ड लाइन ऐसे मतलब बाहर सर वो पीछे z से आपने सर डिस्टेंस कुछ लिखा हुआ क्रॉस है क्या? करके जा सकती बिना मतलब हाँ, आप penetrate दो करे। पॉइंट लेफ्ट ऊपर नीचे, आपको एक साइड से दूसरे साइड जाना है तो क्या जरूरी है कि डिस्क के अंदर से होके जाए? नो सर, नो सर, बिना पार्ट के भी निकल सकती है। तो ये ओपन सरफेस है, गॉस लॉ यहाँ नहीं लगेगा। ये बात क्लियर हो गई। ये बात मैंने इसलिए बोली है कि मैंने कई लोगों को देखा है कि वो क्वेश्चन सामने आता नहीं है कि गॉस लॉ पे कूद जाते हो। गॉस लॉ स्ट्रिक्टली फॉर द क्लोज सरफेस है, किसी भी सरफेस के लिए गॉस लॉ नहीं लगाया जा सकता। जी आप ट्राई करो, बता रहे जहां पर फ्लक्स गॉस लॉ से निकाल सकते हैं वहां गॉस लॉ से ही निकालने की हमारी प्रेफरेंस होगी, प्रायोरिटी होगी गॉस लॉ की, क्योंकि वो एक आसान मेथड है। बट गॉस लॉ हर जगह तो काम कर नहीं रहा, तो हमें दूसरा स्टेप भी फॉलो करना है। मतलब हमें फ्लक्स की जो बेसिक डेफिनेशन है उस पर भी रहना पड़ेगा। एंड दैट बेसिक डेफिनेशन वाज इंटीग्रल ऑफ E dA cos थीटा। ये बेसिक डेफिनेशन है। सर हाँ सर इसको न्यूटन्स थर्ड लॉ वाले तरीके से करेंगे जैसे सर उसका मतलब नहीं, जो परपेंडिकुलर सर इसमें अगर हम लोग ने एकदम कोई आर डिस्टेंस पे आप सुनो, आप लोग को की आंसर रिंग नहीं देना भाई, आपको आंसर नहीं देना है, आपको समझना है। अभी आपसे मैं आंसर मांग नहीं रहा, पहले मुझे ये क्लियर कर लेने दो, क्योंकि ये मेरे अपने एक्सपीरियंस है कि इतना समझाने के बाद भी जब फ्लक्स का न्यूमेरिकल आता है तो पता नहीं क्यों लोग गॉस थ्योरम पे ज्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं। आप लगाओ गॉस थ्योरम में, प्रॉब्लम कोई नहीं है, गॉस लॉ बिल्कुल सही है, बट सरफेस तो क्लोज हो। अदरवाइज आपको ये पढ़ना है। मतलब फ्लक्स का क्वेश्चन है तो सबसे पहले ये डिसाइड किया जाए कि ये क्लोज सरफेस है या नहीं है। अगर क्लोज है तो इसका मतलब वो गॉस लॉ से होगा, अगर नहीं है तो फिर वो इससे होगा। अब अगर इससे होना है तो इसके स्टेप्स है। सबसे पहले आपको डिफरेंशियल एरिया चाहिए, सबसे पहले डिफरेंशियल एरिया। एंड डिस्क के डिफरेंशियल एरिया से न जाने कितनी बार कंसीडर की जा चुकी है रिंग। तो एक डीआर विड्थ का, ये सब आपकी अब प्रैक्टिस हो चुकी हो। और इंटीग्रेशन में डीए आ गया, डीए इज 2 पाई आर डी आर। कैपिटल ई विच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर? वहां पर जहां पर डीए है, जहां डिफरेंशियल एरिया है वहां पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो हमारा डिफरेंशियल प्लस जेड स्क्वायर, राइट। हमारा डिफरेंशियल एरिया इस चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट चार्ज q डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। सबको पता होता है, किताब में ये बातें हर जगह लिखी हुई है, कोई नई बात नहीं बता रहे हैं हम लोग। लेकिन हम लोग का काम सिर्फ ये बताने का है जिस जगह डिफरेंशियल एरिया है वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट होगी। और कॉस थीटा में जो थीटा है वो भी आपके डिफरेंशियल एरिया का जो नॉर्मल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पर है। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है
इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली बाहर जाएगी, और ये जो बाहर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटसाइड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ये इस डिफरेंशियल एरिया के नॉर्मल लाइन से कितने एंगल पर होगी? तो पहले इस डिफरेंशियल एरिया का नॉर्मल बनाएंगे, नॉर्मल कुछ नीचे की तरफ आएगा परपेंडिकुलर, यानी ये वाला एंगल। आई बात समझ में नहीं आई? यस ये एंगल थीटा, सर जो Z और और ये पिंक लाइन के बीच में वो भी थीटा ही है। ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, तो cos ऑफ थीटा z अपॉन रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। ये बाकी की वर्किंग आप लोगों पे छोड़ रहे हैं कि ये सब कैसे लिखा है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेट होगा सर। हाँ, इंटीग्रेशन होगा। हालांकि मैं सजेस्ट ये करूंगा कि 2 इंटीग्रेशन तो आप हमेशा के लिए याद रखना, जैसे मेरा सजेशन है। बाकी देखो स्पीड बिल्डिंग भी अपनी एक पार्ट है। 2 इंटीग्रेशन जो बड़े फेमस इंटीग्रेशन हैं, एक इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2 -1 अपॉन रूट ओवर x स्क्वायर प्लस ना, और एक होता है इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2। वो इसका होता है, ये दो मेरा सजेशन। देखो आप एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो तो साथ में स्पीड बिल्डिंग एक्सरसाइज भी होनी चाहिए, क्योंकि ये आप देखोगे फिजिक्स में बार बार आते हैं ये ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत आते हैं। तो हम अपना मान लो 50 हमारे 15 सेकंड भी बच गए तो 15 सेकंड भी बहुत है भाई एक पेपर के। एनीवे फिलहाल तो आप कर ही ले इसका आंसर जो आएगा। तो मैं इंटीग्रेशन पे टाइम नहीं डिवोट करने जा रहा सर -q/2 एप्सिलॉन नॉट रूट z। आंसर फाइनली ये आएगा कि q/2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस z अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। यस, और ये आंसर बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मुझे बताते हैं क्यों याद रखना है। ठीक है, अभी इसके क्वेश्चन पे आते हैं इसका। तो आप बाकी मैथ्स वाला हाँ सर यहाँ पे नॉर्मल की डायरेक्शन नीचे क्यों आपने डिसाइड की, ये नहीं समझ में आ रहा है। ऊपर ले लो भाई, ऊपर ले लो, क्या फर्क पड़ता है? कॉस ऑफ थीटा है या फिर कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा है, खाली साइन का ही तो डिफरेंस आएगा। यस सर, साइन अलग आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता कोई। सर इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डिस्क के रिजल्ट के सिमिलर है? नहीं, आप सिमिलरिटी ढूंढ क्यों रहे हो? फिर कंफ्यूजन में चले जाओ। हम लोग सिंपली एक बात कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर एक पॉइंट चार्ज किसी सर्किल की एक्सिस पर है, सर्किल के एक्सिस पर पॉइंट चार्ज, तो सर्किल का जो एरिया है उस एरिया से जो फ्लक्स पास होगा वो इतना होगा। हम इसको किसी और से कंपेयर करेंगे ही नहीं, हमें अपने लिए कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। जो गलतियां 11th में हो गई वो बार बार क्यों कर रहे हो भाई? पहली बात, इसमें गॉस लॉ इसलिए नहीं अप्लाई किया गया क्योंकि सरफेस क्लोज नहीं था, और हमें इंटीग्रेशन इसलिए फॉलो करना पड़ गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं था। हाँ जी बोलो बच्चे। सर अगर r बहुत ही छोटा नहीं उस पे आ रहे थे, वो छोटे बड़े पे आ रहे थे, रुक जाओ। एक और प्रॉब्लम है, वो सब अभी डिस्कस करेंगे, अभी तो आपको प्रॉब्लम्स कराएं थोड़ी सी। आर छोटा बड़ा वो तो बाद में देखेंगे। नाउ अगेन एक डिस्क है, यानी सर्किल है जिसका कुछ रेडियस है कैपिटल आर का, और अब की बार क्या किया जा रहा है, इसके एक्सिस पर एक लाइन चार्ज, लैम्डा डेंसिटी का लाइन चार्ज, वो भी इनफाइनाइटली मतलब काफी बड़ा। तो ये जो डॉटेड दिखाते हैं, डॉटेड का मतलब होता है इनफाइनाइट वायर, काफी बड़ा, मतलब इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है। लैम्डा इज द चार्ज ऑफ यूनिट लेंथ, और ये सेंटर से है, सेंटर पे। बताएं इसके लिए क्या फ्लक्स आएगा? इस सर्किल के लिए फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फोर के लैम्डा पाई आर देखते हैं। अभी मैंने पॉइंट चार्ज, तो इसमें लाइन चार्ज पे पॉइंट लेंगे। भाई आप पूरा मेरी बात आप लोग सुन नहीं पाए शायद, देखते हो
जेई के पेपर में कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता जो किसी और क्वेश्चन के रिजल्ट पर बेस्ड हो, कभी नहीं आता, एडवांस में खास तौर पे। वो एक फ्रेश क्वेश्चन होते हैं, फ्रेश अप्रोच होनी चाहिए। मैथ में होता है, आपके मैथ के सब्जेक्ट में ये होता है कि किसी किए हुए क्वेश्चन के रिजल्ट के ऊपर एक नया क्वेश्चन बन जाए, और इसलिए मैथ में प्रॉब्लम प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए। आपको मैंने फिर क्या बोला है, फ्लक्स का न्यूमेरिकल सामने आया तो पहली चीज आप ये डिसाइड करो गॉस लॉ लगाना है कि नहीं लगाना है, पहला आप ये डिसीजन। ठीक है, जब ये डिसीजन हो जाए फिर बताओ क्या करना है। बोले लगे गॉस लॉ लगेगा कि नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। क्या लगेगा? क्या हमारे पास जो सर जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है हाँ, तो वो तो फिर एक ही है ना, स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो फिर एक है, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। आप लोग की स्पीड स्लो होने का रीजन यही है। दिमाग में बिठा लीजिए, फ्लक्स का न्यूमेरिकल आया, पहला डिसीजन गॉस लॉ लगाना है कि नहीं लगाना है। लगाना है फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर कैलकुलेशन कहाँ उसकी, और नहीं लगाना है तो फिर ये तीसरा कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद के स्टेप्स क्लियर हैं, डीए 2 पाई आर डी जैसे पीछे किया है। स्पीड बढ़िया है, देखो ऐसे ही बढ़ेगी। कंफ्यूजन के मोड में चलोगे ना कि 3-4 बार अटेम्प्ट करके अगर आंसर लाए तो वो आंसर लाना और न लाना बेकार है दोनों। मजा तब है जब पहले अटेम्प्ट में आंसर है, और वो तब आता है जब कंसेप्ट बहुत क्लियर हो। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, जहां पर डिफरेंशियल एरिया, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाय दिस लाइन चार्ज। अब आपको ये याद होना चाहिए कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 2k लैम्डा भाई साहब ये इनफाइनाइट वायर दोनों तरफ इनफाइनाइट नहीं है। लैम्डा बाय आर होगा। आप सब गलती कर रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर आती है वो √2k लैम्डा बाई आर आती है। यस सर। सर वो दोनों कंपोनेंट होते हैं। दोनों कंपोनेंट हाँ, एट 45 डिग्री एंगल। तो ये तो मैं याद दिला रहा हूँ ना आपको। जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हो तब तक डेली एक बार रिवाइज किया करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिफरेंट चार्जेस के लिए क्या है। डेली एक बार याद करिए उसको। So electric field is √2k lambda divided by r small r into dA. Now cos of theta. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और इस डिफरेंशियल एरिया के नॉर्मल की डायरेक्शन में जो एंगल 45 डिग्री, cos 45 1 by root, and limit of integration of small r 0 to capital R. चेक करो आंसर। आंसर है हाँ, लिख दो k is 1/4 एप्सिलॉन, कोई दिक्कत नहीं। गलत अप्रोच से ना पढ़ो, कोई फायदा नहीं होगा। आप जब 4 घंटे पढ़ लोगे तो भी 0 रिजल्ट आएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, आपने क्वेश्चन की शुरुआत में बोला था कि सर इनफाइनाइट वायर, और सर मतलब मैग्नेटिज्म जैसे चैप्टर में ये डिफाइन किया जाता है कि इनफाइनाइट वायर दोनों तरफ जाती है सर। फिगर पे जाना पड़ेगा ना यार, फिगर में वायर यहाँ पर टर्मिनेटेड है। यस सर, यस। अगर हम यहाँ पर भी नीचे एक्सटेंड कर देते तो हम, और अगर ये फुल्ली इनफाइनाइट वायर होता, पहली बात तो ये भी देखो आप, अगर ये इस तरफ भी एक्सटेंडेड होता फिर तो 0 आंसर आता। 0 आता सर, सर। 0 आता। cos 90 हो जाता है। 90 डिग्री हो जाता है। तो आता ही नहीं आंसर ना। आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लॉट करके तो देखो उसकी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन दोबारा प्रैक्टिस करने होंगे। अब आते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ। अभी थोड़ी देर पहले जो डिस्कशन हुआ था हमारा, उस पे आइए जरा। थोड़ी देर पहले हमारा डिस्कशन ये हुआ था कि अगर एक सर्किल है रेडियस आर का, और उससे z डिस्टेंस पर आपने कोई पॉइंट चार्ज q रखा है, एंड दिस पॉइंट चार्ज q इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो फ्लक्स इस सरफेस के लिए जो बन रहा था अभी थोड़ी देर पहले डायरेक्ट किया है q/2 एप्सिलॉन वाला 1 माइनस z बाय रूट ऑफ। इसको मैं इसलिए याद करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल जो पेपर बन रहे हैं ना, पेपर बनाने वालों ने भी थोड़ा सा गड़बड़ करना स्टार्ट कर दिया है, स्पेशली मेंस ने। एडवांस ने तो नहीं किया, बट मेंस ने ये हरकत करनी स्टार्ट कर दी है और ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बन चुका है। इसकी एप्लीकेशंस पे आइए, दो स्पेसिफिक केसेस। पहला, z बहुत छोटा है r के कंपेयर में, आंसर क्या बनेगा? और इसको वर्ड्स में क्या पढ़ोगे? और इसके वर्ड्स में जाए, z इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R का मतलब हो गया अ पॉइंट चार्ज नियर टू द सेंटर ऑफ द डिस्क, नियर इनफाइनाइट सरफेस। इसकी ये वर्डिंग्स होती है, यस क्योंकि आप वर्डिंग्स भी तो नहीं समझते ना क्वेश्चन के, आपको वहां एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है। अ पॉइंट चार्ज नियर इनफाइनाइट सरफेस, क्यों कह रहा हूं इनफाइनाइट सरफेस? इसको रेडियस बहुत ज्यादा है। आंसर क्या आएगा? अब आप अप्रोक्सीमेशन लगाओ, z इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर बिना अप्रोक्सीमेशन के भी दिया जा सकता है और बिना इस रिजल्ट के भी दिया जा सकता है। अगर एक पॉइंट चार्ज एक इनफाइनाइट सरफेस के काफी क्लोज है, फिलहाल तो आप अप्रोक्सीमेशन लगाओ ना, यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन तो लगाओ, क्या आंसर आएगा? q/2 एप्सिलॉन आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेशन के बेसिस पर q/2 एप्सिलॉन। ये आ रहा नहीं आ रहा आंसर? यस यस इसको बिना इस रिजल्ट के नहीं बता सकते थे, बिना इस रिजल्ट के कि ये q/2 एप्सिलॉन क्यों आएगा? सर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का यूज बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर ना करो, फिर गलत कंसेप्ट दिमाग में चला जाएगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपके दिमाग में गलत चीज एक बार फीड हो गई तो उसको निकालना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इमेजिन करिए, एक पॉइंट है जो डिस्क के बीच में रखा है, तो सर प्लस है तो थोड़ा दूर जा रहा होगा, फील्ड सरफेस एग्जिट कर रहा होगा, तो सर दो बार जब वो नहीं, मैं आपसे, आप मेरे बात सुनो तो, हम लोग दो सर्कुलर सरफेस मानते हैं, टू सर्कुलर सरफेसेस काफी क्लोज है, बहुत ज्यादा क्लोज, इतना क्लोज कि उनके अंदर से हवा भी नहीं जा सकती मान लीजिए, और उनके बीचों बीच एक चार्ज क्यू को सैंडविच कर दिया जाए। ऑलमोस्ट ऐसा मान लीजिए ना, एक चार्ज सैंडविच बिटवीन द टू इनफाइनाइट सरफेसेस। डायग्राम में गैप दिखा रहे हैं क्योंकि आपको दिखना है, अदरवाइज आप इमेजिन करो कि ये दोनों सर्कल से ऑलमोस्ट जीरो डिस्टेंस पे है वो, और इन दोनों सर्कल्स को क्लोज करके एक कर्व्ड सरफेस तैयार कर देते हैं, कर्व्ड सरफेस। क्या मेरे को एक सिलिंड्रिकल सरफेस नहीं बन गया? यस सर। सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, फ्लक्स ऑफ सरफेस 1, फ्लक्स ऑफ सरफेस 2, फ्लक्स ऑफ सरफेस 3। क्या इन तीनों सरफेसेस का कॉम्बिनेशन गॉस लॉ लगाने के लिए सफिशिएंट है? सरफेस 1, 2, 3 तीनों मिला दे तो क्या क्लोज सरफेस हो गई? यस सर। आप गॉस लॉ लगा सकते हैं? यस सर। और उसके हिसाब से आंसर आएगा q/ε0। यस सर। सरफेस 3 का एरिया कितना होगा अगर ये दोनों सर्कल्स काफी क्लोज हैं, मतलब ये हाइट नेग्लिजिबल है, हाइट नेग्लिजिबल, तो सरफेस 3 का फ्लक्स वैसे ही जीरो हो जाएगा, बिकॉज सरफेस 3 में कोई एरिया नहीं बनेगा, सिग्निफिकेंट एरिया नहीं बनेगा। एंड सरफेस 1 and 2 आर आइडेंटिकल। अब समझ में आ रहा बाय 2 कहां से आएगा? यस सर आ गया। ये तो हुआ इस रिजल्ट के बेस पर, बट कभी कभी क्या होता है, आपको लॉजिक्स, फ्लक्स में बड़े सारे लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं। प्रोसीड करें आगे? यस सर। यस सर। सेकंड केस, अगर R बहुत बड़ा होता तो क्या आंसर होता?
अब आपको फिर फर्स्ट केस भी तो वही सेम केस ही फर्स्ट केस ही तो है अरे सर। अरे सॉरी आर मतलब जेड काफी ज्यादा होता है उल्टा होके। जीरो आप पगलाए रहो, आप लोग को जितना मर्जी पढ़ाएंगे सब करोगे अपने हिसाब से ही। दसियों बार ये बात बोल चुका हूं कि when the charge is far away this area can be considered as a differential part। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कंसीडर करोगे? आपको पूछो ना। नो सर। नो सर। मतलब रेडियस बहुत छोटी हो गई, एक तरीके से रेडियस बहुत छोटा हो गया। जब रेडियस बहुत छोटा हो गया तो ये अपने आप में एक डिफरेंशियल एरिया बन गया। यस सर। क्या आंसर बनेगा फ्लक्स का? और जिनको ना समझ में आ रहा हो, लॉजिक जिसके ना समझ में आ रहा हो, वो फिर आप यहां से काम करो भाई। बताओ क्या आंसर बनेगा? यहां से तो जीरो ही आएगा, मेल लगाना पड़ेगा सर वहाँ। लेकिन यहाँ बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाइए। अब हमारा दिमाग इस बात पे कंफ्यूज होता है कि यार कहाँ नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन लगाए, कहाँ बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाए, ये समझ ही नहीं आता। जहाँ सर जीरो आने लगे वहाँ बाइनोमियल। हाँ, या तो ऐसे याद कर लो भैया, जीरो आ रहा है इसका मतलब बायनोमियल लगाओ। एग्जाम में सेकंड चांस तो मिलेगा नहीं, एक बार ऑप्शन टिक कर दिया फिर वापस आइए, घर पे आइए। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो कि पॉइंट चार्ज बहुत दूर रखा जाएगा तो ये सरफेस बहुत छोटा सा होगा। ये वैसा ही हो गया, फ्लाइट से आप अपने घर की छत को देखो, कितनी बड़ी दिखेगी वो। पॉइंट तो जब सरफेस बहुत छोटा हो गया ना, तो फिर इंटीग्रेशन की क्या जरूरत है? फिर तो नॉर्मल आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड के, सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एरिया पाई आर स्क्वायर आंसर है। हमको इंटीग्रेशन क्यों करना है इसमें? अभी इंटीग्रेशन आप इसलिए कर रहे थे क्योंकि सरफेस बड़ा था, सरफेस के सेंटर पर, सरफेस के एज पे, सरफेस के बीच में अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड्स थी, इसलिए इंटीग्रेट करके आंसर लाए थे। जब सरफेस ही बहुत छोटा हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन को इग्नोर किया जा सकता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे है लगभग वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी बन जाएगी। आप प्रैक्टिकली सोचिए, मान लो ये 10 मीटर है और ये 1 मिलीमीटर है, सोचो तो पॉइंट चार्ज से सेंटर और पॉइंट चार्ज से एज के डिस्टेंस में कितना डिफरेंस आ जाएगा? नेग्लिजिबल। तो इसका मतलब जो फील्ड सेंटर पे वही फील्ड एज पे, तो फिर ये तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला केस हो गया ना। यस तो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया कर दीजिए। अगर मैथ में जाना चाहते हो तो लगाओ बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन, सेम आंसर आ जाएगा। प्रूफ करके देख लेना आप। k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखिए, k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से जो आंसर आएगा और यहां बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा करके जो आंसर आएगा, सेम आंसर होंगे। अब हम लोग अपनी तरफ से जबरदस्ती लंबा मेथड लगा करके आंसर लाए और फिर कहने कि यार एग्जाम में पेपर बड़ा जल्दी आ गया था, टफ आ गया। क्वेश्चन पूछने वाले की गलती है कि सॉल्व करने वाले की गलती है भाई? सॉल्व करने वाले। वो तो इस लॉजिक पे पूछ रहा है कि आपको ये पता होगा कि कहां पर सरफेस इनफाइनाइट मानते हैं, कहां पर फाइनाइट मानते हैं। लेकिन हम लोग की आदत बन चुकी है कि जब तक मैथ नहीं लगाएंगे तब तक फिजिक्स सॉल्व नहीं होती। अगला क्वेश्चन, स्फीयर है, एक स्फीयर और इसके टॉप पर एक ड्रिलिंग मशीन लगा के छोटा सा एरिया अलग कर दिया जाए। मतलब एक बहुत ही छोटा सा एरिया स्फीयर के ऊपर खोल दिया गया। ये कुछ वैसे ही होते हैं जो घरों में हमारे मटके रखे होते हैं ना, घड़े, सुराही। तो सुराही की गर्दन देखो आप, कितनी पतली सी होती है एकदम। तो वैसा ही है मटके जैसी कोई चीज, बहुत छोटा सा एरिया है, बहुत छोटा एरिया है। और इसके जस्ट ऊपर एक पॉइंट चार्ज है, जस्ट ऊपर एक प्लस कैपिटल क्यू का पॉइंट चार्ज।
नाउ व्हाट इज फ्लक्स फॉर द स्फीयर? क्या रखना है? स्फीयर ऊपर से थोड़ा सा खुला हुआ है, यहाँ पर ओपन है, बहुत ही स्मॉल एरिया ओपन है। जो एरिया इसका ओपन है उसका रेडियस स्मॉल आर है और स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है। कैपिटल आर मच लार्जर देन स्मॉल आर। फ्लक्स ऑफ स्फीयर। क्या इस स्फेरिकल सरफेस को क्लोज सरफेस डिक्लेयर कर सकते हो? नो एक पॉइंट ऐसा है जहाँ से बिना दोनों सरफेस को हाँ। कट करे इलेक्ट्रिक थोड़ा सा भी खुला है तो खुला तो है ही ना, बताइए। चाहे वो ज्यादा खुला चाहे थोड़ा खुला, खुला तो है। मतलब अंदर से बाहर जाने के लिए खुला हुआ रास्ता है, ओपन सरफेस है, गॉस लॉ नहीं लगेगा। सर इसमें यही वाला लॉजिक लगा सकते हैं कि सर जितनी लाइंस उस छोटे वाले सर्कल से पास होंगी उतनी स्फीयर में से भी पास होंगी। अभी आप सोचो, क्या ये लॉजिक तो सही सर है? डिस्क वाले क्या ये लॉजिक सही है कि उस छोटे से जो खुला हुआ पोर्शन है, जो ये ओपन है, स्मॉल ओपन पोर्शन, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस स्मॉल ओपन पर्सन से स्मॉल ओपन पोर्शन से आएगी, वही लाइन स्फीयर से निकलेगी? क्या ये लॉजिक सही है? क्या ये लॉजिक? यस सर, लेकिन सिर्फ वही लाइन फ्लक्स जनरेट करेंगी। हाँ सर, मतलब वो लाइन फ्लक्स जनरेट करने में कंट्रीब्यूट करेगी, बाकी सबका जीरो हो ठीक जाएगा। है, ठीक है। सब बात है। हेलो हाँ जी। सर, हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि हम लोग ये मान लें कि वो पहले की वो एक तरह से वहां पर बंद है और सर अच्छा, उसकी वहां पर हम लोग ने निकाली इलेक्ट्रिक जीरो होता है, और फिर सर हम लोग उस पॉइंट पे मान लें कि वो जो पॉइंट है उस पर अकेले हम लोग निकालें और फिर उसको सर वहां से कर दे, तो वो उससे जो बाकी बचा हुआ पार्ट है उससे हम लोग का फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, ये भी लॉजिक सही है कि ये सरफेस 1 मान लिया। इनका ये कहना है कि जो खुला हुआ पोर्शन है उसको टेम्पररी क्लोज कर दो ना आप उसको यहाँ पर अपनी तरफ से एक सरफेस अटैच कर दो, सरफेस 2 अपनी तरफ से अटैच कर दो। क्वेश्चन में खुला हुआ दिया, हम अटैच कर दे रहे उसको। तो क्या फ्लक्स ऑफ 1 एंड फ्लक्स ऑफ 2 अब गॉस लॉ लगाए? यस सर। यस सर। अगर हम सरफेस 2 अटैच कर दे तब तो क्लोज हो गया ये। यस। नाउ गॉस लॉ। आंसर बताओ क्या आएगा? जीरो। चार्ज बाहर है, अंदर नहीं है, बाहर है। जीरो। इसका मतलब phi1 इज माइनस टाइम्स ऑफ phi2, और phi2 कितना होगा? मतलब कि इस अटैच्ड सरफेस का फ्लक्स, चार्ज जस्ट आउटसाइड था, क्वेश्चन में चाहे ऐड कर लीजिएगा, चार्ज वाज जस्ट आउटसाइड। क्या ये केस वही नहीं हो गया जो अभी थोड़ी देर पहले किया था कि z was much much less than radius? यस सर। यस सर। लॉजिकली सोच सकते हैं इसको। हाँ, लॉजिकली भी हो सकता है। होल को छोड़ के जो स्फीयर बचा हुआ स्फेरिकल शेल होगा, उससे जो लाइन पास कर रही होंगी वो एंटर करके बाहर निकल रही होंगी, जितनी भी लाइन। सर बचा हुआ जो फ्लक्स होगा वो सिर्फ होल की वजह से होगा सर। बिल्कुल, मतलब सेम कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होल से अंदर जाएगी वो स्फीयर को एक बार क्रॉस करेगी। तो वही फ्लक्स जनरेट यस सर, यही बेटर तरीका होगा। अब बेटर या वर्स तो देखो, ये तो अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है भाई। इसमें टाइम कम लगेगा। अब ये तो जब एग्जाम होगा तब देखेंगे। और दूसरी लाइन जो होल पे नहीं जा रही है, मान लो होल के बाहर से जा रही है, वो स्फीयर को 2 बार क्रॉस करेगी, वो स्फीयर को 2 जगह क्रॉस करेगी, उसका फ्लक्स कंट्रीब्यूशन 0 होगा। तो फ्लक्स ऑफ दिस स्फेरिकल पोर्शन इज ओनली बाय दोज लाइंस व्हिच आर एंटरिंग थ्रू दिस होल। यानी कि जितना फ्लक्स इस होल वाले एरिया का होगा उतना ही फ्लक्स इसका भी होगा, और वो इधर से भी आ रहा है, गॉस लॉ से भी आ रहा है। कितना होगा पहले आंसर तो बताओ यार। Q/2 एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखेंगे? यहाँ का फ्लक्स क्या लिखेंगे? ये चार्ज जस्ट इसके ऊपर बैठा है, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस? माइनस में यहाँ पर लाइन एंटर हो रही है, एंटर कर रहा है, माइनस होगा। साइन कन्वेंशन ध्यान रखना ना, वरना जेई वाले बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं साइन कन्वेंशन का। उनके साइन कन्वेंशन में कभी एरर नहीं होती।
आगे बढ़िए, एक और क्वेश्चन, इसका कंसेप्ट पहले सही हो। नाउ सिलेंडर है एंड चार्ज Q सिलेंडर के अंदर, इनसाइड सिलेंडर, रेडियस इसकी कैपिटल R और लेंथ L, और चार्ज Q सिलेंडर के एक साइड से फ्रॉम वन साइड R/3 डिस्टेंस पे, सो L/3 डिस्टेंस पे, मतलब दूसरे साइड से 2L/3 डिस्टेंस पे। सिलेंडर की जो कर्व सरफेस है उसका फ्लक्स पूछा जा रहा है आपसे, सिलेंडर के कर्व सरफेस की फ्लक्स की वैल्यू। सर इसमें ये कर सकते हैं कि दो कोन बना लिया, उनके थ्रू कितना फ्लक्स निकल रहा है वो निकाल लिया, सर फिर टोटल फ्लक्स जो होगा वो तीनों सरफेसेस के थ्रू होगा, तो सबट्रैक्ट कर देंगे। सर टोटल निकाल लेंगे, गॉस लॉ Q/ε0 होगा। हाँ, और बाकी दो वो जो डिस्क की तरह एक्ट करेंगे, जो बाकी दो सरफेस है फ्लैट वाले, हाँ उनमें ये सर उनमें ये लगा यही देंगे, लगा के सर माइनस कर दो। और सर फिर यही समझा रहा हूँ। टोटल में से दोनों का माइनस करके कर्व का मिल जाएगा। बिल्कुल, एक्चुअली इसीलिए कह रहा हूँ कि इसका हमको एप्लीकेशन करना होता है, ये रिजल्ट को बार बार न्यूमेरिकल्स में लगाना सीखना पड़ेगा आपको, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं अभी। ये ऊपर डिस्क सरफेस 1, नीचे वाली डिस्क सरफेस 2 और ये वाली डिस्क सरफेस 3, सॉरी कर्व सरफेस। ये तो बड़ा ऑब्वियस है कि φ1 और φ2 और φ3 तीनों को अलग अलग निकालने के लिए, क्योंकि गॉस लॉ से एक काम तो करा जा सकता है, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ये गॉस लॉ से लग जाएगा, एंड ये Q/ε0 कह सकते हो। ओके या नहीं, तो ये चीज यस सर, यस सर। individually φ1 it is a disk type surface, disk, and charge is at the on the axis, disk and point charge, ये रिजल्ट यूज करो, Q/2ε0 1 माइनस z कितना है इसके अंदर, मतलब ये डिस्टेंस z L/3, बोलिए ठीक है, थोड़ा सा बाहर जा रहा है स्क्रीन। अब बताओ। यस सर। φ2 सेम प्रोसेस, क्या चेंज करेंगे, L/3 की जगह क्या कर दे यहाँ पर 2L/3। और तीसरा तो निकालना ही है, आगे एक प्रॉब्लम और आती है, साइन कन्वेंशंस क्या होंगे, φ1 φ2 दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब मैं इसकी पॉजिटिव है। हाँ इसकी हैबिट डाल दी है आपको, ऐसे नहीं ब्लाइंडली आगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस 1 से भी बाहर निकलेगी, सरफेस 2 से भी, तो जब दोनों साइड से बाहर निकल रहे तो यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव। बोले भाई जल्दी से। यस सर। यही चार्ज अगर सिलेंडर के बाहर होता तो, मान लो आउटसाइड होता इससे Q, सपोज L डिस्टेंस आउटसाइड और ये लेंथ भी L, ये रेडियस R। अब बताओ सर वही सरफेस का टोटल 0 हो जाता, और तो टोटल गॉस लॉ लगा के 0 कहते थे तीनों सरफेस। लेकिन इसमें जो सरफेस 1 और सरफेस 2 जब लोगे तो साइन कन्वेंशंस का ध्यान रखना है। इसके क्या होता है ना कि क्वेश्चन करते करते 1 में इंटर एक का पॉजिटिव होगा एक का नेगेटिव होगा, बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होता है क्वेश्चन लगाते लगाते हम लोग की आदत हो जाती है खराब, सर हम ये गारंटेड मान लेते हैं कि सभी फ्लक्स पॉजिटिव आते हैं। सर अगर मान लीजिए साइन कन्वेंशन का ध्यान नहीं भी होता है, मान लीजिए,
तो सर डीए वेक्टर की डायरेक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो आउटवर्ड द सरफेस एंड नॉर्मल होता है, तो सर वहां से नेगेटिव पॉजिटिव ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो वैसे देख लो, अलग अलग तरीके हैं, कैसे देख लीजिए। मतलब कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि प्लस और माइनस की केयर कर लेना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम प्रेशर्स में आपको अभी समझ नहीं आता इन सब चीजों का, लेकिन एग्जाम के टाइम पर ये गलतियां बड़ी कॉमन है कि जो आपके जो सिली मिस्टेक्स की एक लिस्ट बनती है ना आपकी पेपर में, सिली मिस्टेक्स, उस सिली मिस्टेक्स का एक ये भी पार्ट है कि यार फ्लक्स का साइन देखना भूल गए। हम आपको सिर्फ अलर्ट कर रहे हैं सरफेस 3 पर क्या है? सरफेस 3 तो निकालना है, वो तो इससे निकलेगा गॉस लॉ का यूज करके। वो ऐसे देख के सर हम बता सकते हैं? भैया मैं तो नहीं बता सकता। 5-1 प्लस 5-2 प्लस 5-3 टोटल बताओ पहले कितना आएगा गॉस लॉ से? 0। अब आपको 5-3 के बारे में पूछा गया है, बाकी दोनों निकाले जाते हैं, बाकी दोनों वही डिस्क और पॉइंट चार्ज वाले कंसेप्ट से निकालेंगे। सर इस क्यू की डिस्टेंस क्या है ऊपर वाली डिस्क से? एल। ठीक है भाई? यस सर। तो अभी एक असाइनमेंट भेजने जा रहे हैं आपको, ठीक है? उसमें असाइनमेंट में गॉस लॉ के ऊपर मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। वो सिर्फ इस बात को आंसर नहीं भेजूंगा, उसके आंसर भेजेंगे नहीं, और अगली वाली क्लास में हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे, मतलब वो ज्यादा पढ़ाएंगे नहीं अभी। एक असाइनमेंट पहले वाली बची हुई है और एक ये। पहले वाले में एक ही तो नहीं आए थे। हाँ, तो 15-20 मिनट में डिस्कस हो जाएगा पूरा, मैं बता दे रहा हूँ, आप तैयार रखिएगा, ठीक है? और सॉल्व करके रखिएगा इसको, ठीक है? वो बता हाँ, दो क्या? वो जो रेस्टिंग में सर वो फील्ड वेक्टर और इलेक्ट्रिक वेक्टर